बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है नावल पंछी की किस्त नंबर 15। ये क्या बकवास कर रही हो? जब मैंने कहा कि तुम्हारी शादी अनिल से होगी तो फिर अनिल से ही होगी। वो धाड़ रहा था, लेकिन ये नहीं हो सकता। सोनल अपने भाई के मुकाबिल खड़ी थी। पहले ही तुम मेरी आंखों में धूल झोंक कर अपने सपने पूरे करती रही हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो अब एहसान जता रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई हूँ और मैंने पापा का सपना पूरा किया है? वो अब चिल्ला रही थी। मैं तुम्हारे जाहिल साले से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। क्या बक रही हो मेरे मासूम भाई के बारे में? ये तो उसका बड़ापन है कि वो तुम्हें अपना रहा है। तुम इतना अरसा कहाँ थी, ये तक नहीं पूछा उसने। भाभी ने जोरदार तमाचा उसकी गाल पर मारा। और भाई ने उसकी वकालत शुरू कर दी। ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो दोनों हाथों से भाई को झंझोड़ रही थी। क्या कह रही हो? क्यों मुमकिन नहीं है? ये सब मुमकिन है सब। आज शाम तुम्हारा रोका और कल तुम्हारी सगाई है। तैयारियां शुरू करो। वो अपनी बीवी जामी को कहकर आगे बढ़ा ही था, सोनल उसके सामने आ खड़ी हुई। रुक जाओ, मैं तुम्हारी बहन ज़रूर हूँ, मगर अब मैं हिंदू नहीं रही। मैंने हक को पहचान लिया है। सच्चाई की रोशनी ने मेरे दिल को मुनव्वर कर दिया है। कुरान मेरे सीने में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। सोनल अपना अंजाम जानते हुए एतराफ़ कर रही थी। वो बहादुर थी। आज से नहीं, सोनल, बल्कि रहमान निशात हूँ। आज से मैं दोबारा बता रही हूँ, आज से मैं सोनल नहीं हूँ, रहमान निशात हूँ। ये अल्फाज जैसे इन दोनों मियाँ बीवी को दिन में तारे दिखा गए। एक के बाद दीगरे उसे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ रहे थे, मगर वो मुसलसल बोलती ही चली जा रही थी। गालियों और मुग़ल्लज़ात का तूफान था जो उसके भाई के मुंह से निकल रहा था। उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया है। छी छी छी। उसको घर से बाहर फेंक दो, वरना काली माता का श्राप हम पर आएगा। जामी उसे धक्के दे रही थी। नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने ये सोचा भी कैसे?
अब वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। जामी ने उसे छुड़ा लिया और अब वो अपनी 15 मिनट की तकरीर के बाद उसे समझा चुकी थी कि उसको मारकर अपनी ज़िंदगी क्यों सलाखों की नज़र कर रहे हो। अभी और इसी वक्त इसे अपने घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करो। मैं कहाँ जाऊँगी, कुछ तो रहम करो मुझ पर। ये मेरे बाबा का घर है, मेरे माँ बाप की यादें बसी हैं। हाँ, मैं कहाँ जाऊँगी। सालमो, वो अब चिल्ला रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, मगर जामी ने पट्टा से दरवाज़ा बंद कर दिया और बेयारो मददगार यहीं बस यहीं खड़ी रही। उन लोगों ने उससे मोबाइल भी छीन लिया था। ये तो शुक्र है ज़रूरी कागजात वो लॉक में रखती थी। मम्मा, आपको याद है जब शारिया 5वीं में थी तो गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रहने आई थी? सिद्रा बाजी बता रही थी। उन दिनों उसे मेकअप करने का नया नया शौक चुराया था। मुझे आज भी याद है उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा था, सिर्फ मेहंदी सुर्ख लिपस्टिक लगाए उसने मुझसे आई शेड जिसका लाल कलर था इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया था। दरअसल मेरे साथ मेरी दोस्त की सालगिरह में जा रही थी। अब चूंकि शुरू से ही उसे हर चीज़ पर हक जताने की आदत थी और जो चीज़ एक बार उसके जहन में आ जाए तो दोबारा उसे पीछे न हटती थी। मैंने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ रेड कलर चाहिए तो यहाँ लिपस्टिक लगा लो, मगर कहने लगी नहीं जी, इसमें तो शाइन ही नहीं है, मुझे तो बस शाइन वाला शेड ही चाहिए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि किचन से आने वाली उसकी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। हुआ कुछ यूं कि चमकते लाल कलर में उसने सुर्ख मिर्च पाउडर घोलकर आंखों पर लगा लिया। सिद्रा बाजी ने ये किस्सा सुना तो सख्ते में आ गई। हाँ, मैं तो डर गई थी कि भाभी कहेगी कि मेरी बच्चे का ख्याल नहीं रखा। फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए और 1 महीना उसकी आंखें सूजी रहीं। अब फूफो अपनी भतीजी को याद करके उदास थी। जहाज बचपन से ही उसका जुनून थे। एक दफ़ा 23 मार्च वाले दिन हम सब दुकान से चीज़ लेकर वापस आ रहे थे कि आसमान पर जहाज़ उड़ रहे थे और वो हमेशा की तरह
लॉलीपॉप मुंह में लिए गर्दन उठाए जहाज को देखने चली गई। अचानक मुझे पीछे से जोरदार हवा की आवाज़ आई, धमाके की आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो वो बहुत बड़े गड्ढे में गिर चुकी थी। पड़ोस वाले जुमा अंकल ने उन्हें उठाया, नाले से बाहर निकाला और उस वक्त हुलिया बिगड़ा हुआ था। सर से पैर तक वो बदबूदार काले पानी में लुथड़ी हुई थी। हाँ, अलबत्ता लॉलीपॉप अभी भी उसके मुंह में जूं का तूं था। जब घर पहुंचे तो पहुंचते ही उसने उसे बाहर गली में खड़ा करके अम्मी ने उसे बाहर गली में खड़ा करके पाइप से नहलाया। फिर जूते से उसकी पिटाई की कि इसकी हमेशा जब भी वो जहाज देखती थी तो हर 2 मिनट बाद वो अपने लिए नीचे ज़रूर देखती। ये किस्सा अजलाल ने सुनाया था। अब की बार लाउंज में बैठे सभी अफराद खिलखिला के हंसे थे। एमन कह रही थी वो याद है आपको जब 7वीं क्लास में थी तो उन दिनों हर इतवार को एक औरत हमारे घर आती थी। एक मर्तबा उसने कहा कि मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दें। अम्मी ने हम दोनों के पुराने कपड़े निकाल लिए। वो अम्मी से खूब लड़ी कि मेरे कपड़े क्यों दिए, ये सब मेरे फेवरेट कपड़े हैं। अम्मी ने बहुत कहा कि पुराने हैं और पहनती भी नहीं हो, मगर वो जिद करने लगी और उस औरत के सामने उसे खूब डांटा और कहा कि अल्लाह की राह में देने से अल्लाह राज़ी होता है। इत्तेफाक से उससे अगले इतवार को आप जब फूफो के घर गई हुई थी तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और वार्डरोब की पूरी उस औरत को उठा कर दे दी। वार्डरोब में लगे कपड़े पूरे के पूरे उस औरत को उठा कर दे दिए और उस औरत को उसने इतना डराया कि वो दोबारा कभी ना आई। अब दादी मुस्कुराते हुए कह रही थी, हाँ भाई, उसमें मेरे पूरे 3 बल्कि नए नकोर जोड़े थे जो अभी एक बार भी ना पहने थे। मैंने जैसे ही उस पर गुस्सा किया तो वो फौरन बोली, दादी, अल्लाह की राह में दिए हैं तो अल्लाह राज़ी होता है ना। अब एमन जाहिद भाई की मायों के बारे में एक किस्सा सुना रही थी कि जब मायों से पहले
एक रात पहले कज़न्स में ये डिसाइड हो रहा था कि जो रात को सबसे पहले सोएगा उसके मुंह पर मेहंदी मल दी जाएगी, मगर शारिया ने कहा था कि मेहंदी मलना इज़ नॉट गुड। ऐसा करेंगे कि उसकी आईब्रोज पर ब्लीच लगा देंगे। अब मायों की रात चूंकि सबसे ज़्यादा काम शारिया ने किया था, इसलिए सबसे पहले वो खुद ही सो गई। अब जो सुबह उठकर वो वॉशरूम की जानिब गई तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्योंकि मुंह धोने के बाद उसे पता चला था कि उसके आईब्रोज गोल्डन हो गए हैं। खैर, फिर वो लपकाई पेंसिल से ही काम चलाती रही। फिर वो लिप्स आई पेंसिल से ही काम चलाती रही। शारिया की बेवकूफ़ियों के किस्से लॉन्च में गूंज रहे। आज उसके 40वें पर फूफो, खाला वगैरह की बेटियां भी रात को वहीं रुकी हुई थीं। अब खाला की बड़ी बेटी आमना बाजी बता रही थी कि मुझे एक मर्तबा शारिया ने बताया कि मेरी लिपस्टिक का कलर बहुत खूबसूरत है। तो जब अम्मी घर पर होती तो हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन अब मैं हॉस्टल ले उड़ती हूँ। अब वो एमन पर बरसती रहती हैं कि ज़रूर तुमने ही ये कहीं आगे पीछे की होंगी। अच्छा, तो ये उसकी शरारत थी। जब भी मैं उससे जिक्र करती कि मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही तो वह कहती अम्मी अलमारी के पीछे गिर गई होगी, क्योंकि उसे मालूम था कि अम्मी घुटनों के दर्द की वजह से कहाँ झुकती फिरेंगी। अम्मी उस 1 घंटे की महफिल में पहली बार मुस्कुरा कर बोली थी, और नो, अब तुम कहाँ हो और कहाँ जाओगी। शान उसकी पूरी कहानी सुनकर मुतफक्किर हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। सोनल मुसलसल रो रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तुम मम्मा से बात करो। शान ने फ़ोन अम्मी को पकड़ा दिया। दरअसल जब सोनल की कॉल आई तो शान की अम्मी वहीं थी और शान ने फ़ोन स्पीकर पर लगाया हुआ था। वो सब कुछ सुन चुकी थी। बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मुसलमान होने की, और आपने इतना इंतहाई कदम उठाया है तो यकीनन पहले से सोचा होगा कि इन हालात में क्या करना है। जी आंटी, दरअसल शारिया ने मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन का कुरान करीम दिया था और उसी की बातों से इम्प्रेस होकर मैंने कुरान पढ़ने का फ़ैसला किया था। मैंने उससे कहा था कि मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे, मगर उसने
मुझे मुतमईन कर दिया था। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और पापा से ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। एक दफ़ा मैं शारिया के साथ बाजार चली गई। मैंने उसे कहा, छड़ी खरीदूंगी। अब तो वहाँ उनके वालिद मुझे मिले थे। उन्होंने कहा, आखिरी फैसला बहुत सोच समझ कर करो और दिल की आवाज़ से सुनो, आगे अल्लाह रहम करेगा। आंटी, अब आप बताएं मैं क्या करूं? शारिया तो नहीं रही और उसके पापा खुद इतने डिस्टर्ब हैं। इस हाल में मैं उनसे क्या कहूं? सोनल ज़ारो कतार रो रही थी। अब उसकी हिचकियां बंद गई थीं। ठीक है बेटा, अभी आप अपनी लोकेशन बताएं, शान आपको लेने आ रहा है। शान के अम्मी अब्बू ने शारिया के वालिदैन को भी बुला लिया था और अब आधे घंटे से सोनल के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इन सब का ही ये मानना था कि सोनल शारिया और शान की दोस्त होने की हैसियत से अब उनकी बेटी है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। वैसे भी वो नौ मुस्लिम है और हमारे बच्चों की वजह से ही तो इस लिहाज से वो हमारी ज़िम्मेदारी है।